वेलकम टू स्मार्ट विजन एकेडमी। आप देख रहे हैं दुनिया का बेहतरीन चैनल मेरे अनिल गौतम के साथ। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू दैट पर्सन हु इज वाचिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम, प्लीज माय वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 10th इन यूपी बोर्ड। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन के वजह से ना तो क्लासेस चल रही हैं, ना तो बच्चे जा रहे हैं स्कूल, इसलिए काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो हमारे कोचिंग की तरफ से ये फैसिलिटी आपको दी जा रही है कि हम आपको अच्छे तरह से पढ़ाएं ताकि आपका भविष्य सुव्यवस्थित और सुरक्षित हो सके। अभी तक आपने अपने बच्चों को दिया है फोन गेम खेलने के लिए और मूवी देखने के लिए, कार्टून देखने के लिए। ये बहुत ही सही टाइम है अपने बच्चों को फोन देने के लिए ताकि वो पढ़ सके। तो ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी के छोटे भाई, उनके बच्चे हो क्लास 10th में, तो ये जरूर से जरूर ये वीडियो अपने बच्चों को दिखाएं ताकि उसको पढ़ें और समझें। दिस इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। In section A, prose, poetry, grammar, and section B, in section A, prose, poetry, supplementary, और section T जो है यहाँ पे grammar portion है। ठीक है, let's start। section A 35 मार्क्स का होगा, जिसमें कि prose, poetry और supplementary reader होगी। 1 out of 2 passages from prose। 4 मार्क्स आपको इसके लिए मिलने वाले हैं। इसमें से आपको 2 पैसेज दिए होंगे जिनमें से आपको एक करना है। मतलब कि आपके बुक में जो प्रोज चैप्टर है उसमें से जो 3 या 4 चैप्टर होंगे उसमें से आपको पैसेज दिया जाएगा जिसमें से आपको उसके आंसर लिखने होंगे। ओके, एंड नेक्स्ट 1 out of 2 क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 1 out of 2 क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे 60 वर्ड के जिसको आपको लिखना पड़ेगा। 2 आएंगे जिसमें से आपको एक करना है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। इसके लिए भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट 2 out of 3 क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 2 करने होंगे और 25 शब्दों में, ज्यादा से ज्यादा उसको 25 शब्दों में लिखना है और उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ये 25 शब्दों में इसको लिखना है, इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट 1 क्वेश्चन टू टेस्ट वोकैबुलरी। वोकैबुलरी टेस्ट करने के लिए मीनिंग आएगी जिसमें से कॉलम, मैच द कॉलम होता है और उसमें से 4 रहते हैं, 4 या 5, तो उसको आपको करने होते हैं। यहाँ ज्यादा से ज्यादा अगर आपको नंबर गेन करना है तो आप इन सब क्वेश्चनों को छोड़िए मत। 4 मार्क्स के लिए आपको मिलेंगे। एंड नेक्स्ट पोएट्री, ये भी 7 मार्क्स के लिए है। इससे आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। 1 out of 2 पोएट्री पैसेज। यहाँ पे 2 पोएट्री के पैसेज आएंगे, इसमें से आपको एक करना होगा। इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट, एंड सेकेंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द वन ऑफ द पोएम्स फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। ओके, ये भी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे इसमें भी। और इसमें अथवा करके दिया है, रिप्रोडक्शन ऑफ 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम। ओके, यहाँ पे सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। सेंट्रल आइडिया जब आप लिखेंगे तो वही सेंट्रल आइडिया लिखिएगा आप जो आपके क्वेश्चन पेपर में, प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। ओके, तो उसके बारे में आप सेंट्रल आइडिया के बारे में लिखिएगा कि इस कविता में लेखक ने क्या कहा है, कवि ने क्या कहने की बात कही है, क्या अपनी बात को रखा है उसने। और नीचे आप ये लिख दीजिएगा यह किसने लिखा, कब लिखा, तो आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। ओके, एंड नेक्स्ट है इसमें अथवा करके दिया है, 4 लाइन के आपको कविता लिखना है। जो इस पेपर में ना आया हो वही आप लिखिएगा, आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। एंड नेक्स्ट सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर है यहाँ पे, ये भी आपको 12 नंबर का रहेगा। ये इसमें ये भी 4 नंबर में डिवाइडेड है। यहाँ पे भी क्या होगा कि 2 out of 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। ओके गाइस, यहाँ पे आपको 3 शॉर्ट आंसर दिए होंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर मतलब अति लघु, आप हिंदी में इसको कहेंगे अति लघु। 25 शब्दों में इसको लिखना है और इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप एंड ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं, इसको आप ज्यादा से ज्यादा सही करने की कोशिश करिएगा। एंड ट्रू फॉल्स मतलब सही गलत
दिया रहता है करने के लिए ट्रू फॉल्स, ट्रू माने सही, फॉल्स माने गलत। तो पेपर में आएगा जो सही रहेगा आप सही करिएगा, जो गलत रहेगा गलत करिएगा। एंड नेक्स्ट 4 वेरी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये भी आपको 4 नंबर दिलाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करिएगा कि ये जो क्वेश्चन है इसको बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि जब हम प्रश्नोत्तर लिखते हैं, शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर जब हम लिखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप हमारा 1 या 2 नंबर कटने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये इसमें क्या होता है कि जो करेक्ट है वो करेक्ट है, एग्जामिनर इसको काट ही नहीं सकता, बिल्कुल काट नहीं सकता। तो ये सब आप छोड़िएगा मत, आप कायदे से पढ़ के जाइए। वैसे भी आपके चैप्टर में ज्यादा है नहीं, लेकिन जो है आप अच्छे से पढ़ के जाइए। ओके, एंड नेक्स्ट सेक्शन बी, ये भी आपका 35 नंबर का होगा। सेक्शन बी आपका 35 नंबर का होगा, जिसमें ग्रामर होगा, रीऑर्डिंग ऑफ वर्ड्स 15 मार्क्स। ये शब्दों को हेर फेर है, ये मतलब कि जो आपके शब्द होंगे कहीं वर्ब कहीं और, कॉम्प्लीमेंट कहीं और, सब्जेक्ट कहीं और, तो उसको आपको एक ऑर्डर में लगाना है, व्यवस्थित क्रम में लगाना है। इसको कहते हैं रीऑर्डिंग ऑफ वर्ड। इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका चेंज ऑफ द सेंटेंस। चेंज ऑफ द सेंटेंस, इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसमें सेंटेंस या तो साधारण में रहेगा तो उसको निगेटिव में करना होगा, या निगेटिव में रहेगा तो इंट्रोगेटिव में करना है। जैसे कि राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है, ठीक है। ओके, फिर इसको बोल दिया कि आप इसको निगेटिव में करिए, तो राम डज नॉट ईट फूड, तो निगेटिव हो गया। ऑलराइट, उसके बाद नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किसी बात को सीधे तरीके से कह देना वो डायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट कहना किसी से कहलवाना या कोई और उसी बात को कहे इनडायरेक्ट। जैसे राम सेज हो गया, राम सेज हरी गो टू स्कूल, हरी स्कूल जाता है। राम ने कहा हरी स्कूल जाता है, और किसी और ने इसको कहा तो क्या कहा, हरी सेज दैट राम गो टू स्कूल। तो इस तरह उसने कहा कि राम स्कूल जाता है, तो इस तरह से ये चेंज होगा। ओके, एंड नेक्स्ट कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंसेस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे इससे भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसमें वर्ब का सही इस्तेमाल आपको करना है, कहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगा कहाँ सेकंड लगेगा, ये आपको करना है। एंड नेक्स्ट यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन, इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस, स्पेलिंग टेस्टिंग, पंचुएशन, कहाँ आपका स्पेलिंग सही है कहाँ गलत है, पंचुएशन मतलब जहाँ कामा, ये सब, ठीक है। और ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ये भी आपको 4 मार्क्स का होगा। और उसके बाद है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ये देखिए ये भी आप 4 मार्क्स का है। ये इसको हिंदी से हिंदी में दिया होगा, ग्रामर सेक्शन बी में आएगा, हिंदी में दिया होगा, फिर आप उसको इंग्लिश में लिखेंगे। ओके, ये आपको 4 नंबर मिलेगा। और लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन, ये भी आपका 4 नंबर का रहेगा। इसमें क्या होगा कि लेटर लिखना पड़ेगा, जैसे लेटर आप बचपन से लिखते आए हैं कि टू द प्रिंसिपल, छुट्टी के लिए प्रश्न पत्र होता है, इसी तरह होता है लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन। इसके लिए भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। एंड नेक्स्ट लॉन्ग कंपोजिशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 75 वर्ड्स, पॉइंट्स शुड बी गिवन फॉर ईच टॉपिक फॉर डेवलपिंग द कंपोजिशन, ये भी आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। जैसे होता था बचपन में हम लोग को ऐसे लिखने के लिए दिया जाता था ज्यादातर गाय पे, माई बेस्ट फ्रेंड पे, उसी तरह आप क्लास 10th में आ गए हैं तो आपको थोड़ा सा उससे हाई लेवल मिल जाएगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, तो आप 75 वर्ड्स में उसको लिखेंगे। कोई सा भी निबंध आ गया किसी चीज पे, आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे भारत जो प्रधानमंत्री है उन पे आ जाएगा, तो किसी भी एक टॉपिक पे ऐसे आएगा, आपको उसको 75 पे लिखना है। पोल्यूशन पे भी आ सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि ये सब नंबर आपके कहीं ना जाए, ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ के जाइए ताकि आपको ये सब नंबर मिल जाए।
एंड नेक्स्ट अनसीन पैसेज, ये भी 6 मार्क्स का होगा। अनसीन पैसेज में क्या होता है कि ऐसे दिया होता है आपके बुक से नहीं, कहीं से भी उठा के दे देता है और उसमें से आपको क्वेश्चन दे देगा लिखने के लिए, तो आपको उसी पैराग्राफ से आंसर लिखना पड़ेगा। ओके गाइस, इंग्लिश प्रोज 16 मार्क्स। ये जो हमारा प्रोज है ये पूरा 16 मार्क्स का होगा। द एन्चेंटेड पूल, दिस स्टोरी इज रिटन बाय सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। He is the first person who got India's highest civilian award, the Bharat Ratna. He is not only a politician but also a writer, freedom fighter. This story is taken from Mahabharata. The enchanted pool, जादुई तालाब। ये जो श्री राजगोपालाचारी हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल थे और यह फ्रीडम फाइटर भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और लेखक भी थे। उन्होंने ही इस चैप्टर को लिखा है। इन दिस चैप्टर इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। इस कहानी में युधिष्ठिर जी के चरित्र का चित्रण किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। इन दिस स्टोरी द यक्ष asked many questions to Yudhishthir and Yudhishthir replied all the answer of question very politely. And next कहानी में क्या होता है कि यक्ष जो यमराज हैं वो भेष बदल कर आते हैं और युधिष्ठिर जी की परीक्षा लेते हैं। तो इस कहानी में बहुत कुछ होता है और बाद में क्या होता है कि यक्ष was pleased, बहुत प्रसन्न होते हैं एंड ही ब्लेस्ड एंड डिसअपीयर्ड, और लास्ट में वो इन्हें आशीर्वाद देते हैं और गायब हो जाते हैं। यही है कहानी। एंड नेक्स्ट अ लेटर टू गॉड, दिस स्टोरी इज रिटन बाय जियल फ्रूम्स। दिस स्टोरी इज अमेजिंग। एक्चुअल में होता क्या है ना कि आप जब पढ़ते हैं तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाई में। नाम के लिए हर कोई पढ़ता है, ज्यादातर लोग नाम के लिए पढ़ते हैं, चलो 10th है पढ़ लेते हैं, मार्क्स मिल जाए, कैसे कैसे करके पास हो जाए। तो पास होने के लिए पढ़िए आप, ठीक है, लेकिन काफी चीजें ऐसी भी होती हैं जिसको पढ़ने के बाद व्यक्ति उसको अपने जीवन में उतारता है, अपने जीवन में उसको करने की कोशिश करता है। तो ये कहानी है एक गरीब किसान की, अलेंचो। He is a farmer and hard working. वो गरीब है और उसकी जो फसल है his harvest are ruined due to snowfall. स्नोफॉल के कारण टिड्डी आती है, टिड्डियों का दल आता है, पूरी फसल को खा जाता है। स्नोफॉल होता है, बड़े बड़े बोल्डर गिरते हैं बर्फ के, बर्फबारी होती है, इसलिए इस बेचारे का पूरा फसल नष्ट हो जाता है। He writes a letter to God. He writes a letter to God and asking to send him money. या भगवान को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में या कुछ पैसों की मदद मांगते हैं। पत्र आता भी है, इन्होंने पत्र लिखा, उधर उस पत्र का जवाब भी आता है, उसमें कुछ पैसे भी होते हैं। क्या आपको लगता है कि भगवान वास्तव में पैसे इस लिफाफे में डाल के गए होंगे? अगर हाँ तो ये आपकी सोच है कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा संभव तो नहीं है। तो कौन आखिर में इन्वॉल्व में पैसा डाल के चला गया? ये स्टोरी इसी बेस्ड है, जो आपको हम नेक्स्ट अपने वीडियो में पढ़ाएंगे, तो काफी मजा आएगा आपको, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, एंड देयर इज अ थर्ड चैप्टर, द गंगा, रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। एंड ही लव्स चिल्ड्रन एज चिल्ड्रन आल्सो लाइक हिम एंड सेज नेहरू चाचा। जो बच्चे थे इनसे बहुत प्रेम करते थे और
ये भी बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। तो इनका बच्चों के प्रति लगाव था, बच्चों का इनके प्रति लगाव था, मतलब दोनों साइड से था लव एंड अफेक्शन। तो ये कहते हैं हम कर्ज चुकाना चाहते हैं, जितना हमें देशवासियों ने प्यार दिया हम बदले में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए। तो इसी पे है इन्होंने इसको लिखा है। और ये भी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी जो राख है एचएस, एक मुट्ठी राख गंगा के किनारे विसर्जित की जाए। ये गंगा जी से बहुत अटैच्ड थे, इनका जन्म भी इलाहाबाद में हुआ था, तो इसलिए कुछ ज्यादा ही ये गंगा जी से अटैच्ड थे। ये कहते हैं मेरे मरने के बाद मेरी जो राख है वो गंगा जी में एक मुट्ठी बहा दी जाए और एक मुट्ठी राख जो खेत है उस पे फेंक दिया जाए, बिखरा दिया जाए, ताकि जो मेरी शरीर है की राख है वो मिट्टी में मिल जाए। इसी पे स्टोरी बेस्ड है। एंड फोर्थ चैप्टर देयर इज सुकृतिस। इट इज रिटन बाय रोधा पावर। It is written by Rodha Power. Socrates lived in Athens. ये एथेंस में रहते थे, यह लोगों के पास जाते थे और इस चैप्टर में यही है कि वो लोगों के पास जाते थे और बताते थे कि क्या सही है क्या गलत है। वह जो इनका राज्य था उसको पूर्ण स्वतंत्र बनाना चाहते थे, इनकी इच्छा थी। लेकिन जो वहां पे शासन करने वाले लोग थे वो सोचते थे कि ये लोगों को भड़का रहे हैं, इस वजह से इनको कप ऑफ पॉइजन, इनको एक कप जहर का प्याला एक कप दे दिया गया ताकि ये पिए और इनको मृत्यु दंड मिल जाए। बहुत ही मानविक कहानी है, ये कहानी नहीं है, ये वास्तविक है, इनके बारे में कही गई है ये और सही है। इसको इनके चेले ने लिखा था। चेले मतलब जो इनके साथ साथ रहते थे। चेले का मतलब ये नहीं होता कि जो वो करे वो भी वही करे, लेकिन ये बहुत ज्ञानी थे, ये बहुत पढ़ते थे लिखते थे, इस वजह से ये इनके पास काफी ज्ञान था। तो इनके साथ एक और रहते थे इनके अनुयायी इसको कहा जाएगा। उन्होंने ही इनके मरने तक का पूरा डिटेल उन्होंने ही इसको लिखा था। तो उसके बाद इनको दिया गया पीने के लिए जहर, तो फिर इन्होंने पिया। इन्होंने कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है कि मैं ना पीऊं। इन्होंने पी लिया उसको, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो वहां पे जितनी पब्लिक थी, जितने लोग इनसे प्यार करते थे, इनका सम्मान करते थे, उनकी आंखें नम हो गई ये माहौल देखकर। वास्तव में हो भी जानी चाहिए। एंड नेक्स्ट देयर इज द 5th चैप्टर, टॉर्च बियरर। इट इज रिटन बाय W.H. रिबन। टॉर्च बियरर, जैसा कि नाम से पता चलता है, टॉर्च बियरर, मशाल ले जाने वाले। तो मशाल ले जाने वाले से क्या तात्पर्य है? आप क्या समझते हैं मशाल ले जाने वाले से? मशाल ले जाने का ये चैप्टर है कि दिया लेके कहीं भी चले जाएं, हम आगे आगे ऐसे आप मेरे पीछे पीछे? नो, इसका ये मतलब होता है कि जो श्रेष्ठ है, ईमानदार है, जिसको काफी ज्ञान है, वो अगर अंधेरे में है, वो अगर उजाले की तरफ जा रहा है तो लोग उस पर अंधा विश्वास करेंगे क्योंकि वो ईमानदार है, आंख मूंद के भरोसा करेंगे उसके ऊपर। तो है टॉर्च बियरर, कुछ महान लोगों की कहानियां। और इस कहानी में क्या होता है कि देयर इज अ मर्चेंट, एक व्यापारी होता है, ही अर्न मच मनी विथ ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ उन्होंने बहुत धन इकट्ठा किया था। एंड इसके 2 बेटे हैं और यह अपना पूरा जो धन है किसी एक को देना चाहता था। किसी एक को क्यों देना चाहता था? भाई बेटा तो दोनों है तो दोनों को देना चाहिए था। तो इन्होंने ऐसा क्या सोचा कि एक को देना चाहते थे? इन्होंने ऐसा क्यों कहा? ये जानना चाहते थे मेरे दोनों बेटों में से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा, सबसे ज्यादा चतुर होगा, सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा, मैं अपना पूरा धन उसको दूंगा। इसी पे बेस्ड है स्टोरी। W.M. रिबन ने इसको लिखा है। एंड 6th, आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड द पोएट्स, इसको लिखा है, इट इज रिटन बाय श्रीनिवासन। हमारे भारतीय संगीत, कहानियां और
अंतर कथाएं, हमारे भारतीय संगीत, कहानी और अंतर कथाएं। जो हमारे भारतीय संगीत हैं, जो हमारे कविता होती है, रचनाएं होती हैं, ये सब कैसे, मतलब क्या हुआ होगा कि लोगों ने लिखना शुरू कर दिया होगा, इंटरेस्ट लेना शुरू हो किया, कैसे हुआ? ये था कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। One day he was very sad and his wife asked him the reason of his sadness. ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। एक दिन यह उदास बैठे हुए थे और इनकी पत्नी सरस्वती जी ने इनसे उनके उदासी का कारण पूछा। Then he replied, मैंने इस सृष्टि का निर्माण कर दिया, सब कुछ बना दिया, लेकिन कोई इंसान नहीं है जो रुचि ले रहा हो, सब अपने मस्त है, लेकिन कोई किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो सरस्वती जी ने यह लोगों में गुण प्रदान कर दिया कि लोग इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें। आखिर क्यों कोई इंजीनियर बन जाता है, क्यों कोई डॉक्टर बन जाता है, क्यों कोई टीचर बन जाता है, क्यों कोई लेखक बन जाता है, क्यों कोई चित्रकार बन जाता है? मतलब अगर ऐसा होता है, क्यों दर्जी क्यों बन जाता है? भाई वो भी तो सोचे पैसा तो ज्यादा, इंजीनियर बनने चले हम भी इंजीनियर करेंगे, पैसा तो डॉक्टरी में भी चले हम डॉक्टरी करने लगे। तो होता है आपका पर्सनल इंटरेस्ट। बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं जो पढ़ने में तो रहते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं होता है, संगीत में होता है, तो संगीत सीखने लगते हैं और बड़े बड़े गायक बन जाते हैं। यही चीज है, लोग इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। आज जब आंसू, झरना, लहर, जयशंकर प्रसाद के जितनी कलाकृतियां इन्होंने लिखा है कि इन्होंने बादल की तुलना की है स्त्री के बालों से। तो जब इन्होंने इसको तुलना की है, इतना सुंदर मानवीकरण किया है इन्होंने, इतना बढ़िया चित्रण किया है, लोग सुनते हैं उसी में खो जाते हैं, उसी के सोचते रहते हैं कि कितना बढ़िया कवि इसको व्याख्यान कर रहा है। इसीलिए लोग इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। एक गुलाब है, अब जैसे ये है, इसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, लेकिन फूल है, उसमें कितना सुंदर है, लोग मतलब उस पे शायरी लिख देंगे, उस पे कुछ भी लिख देंगे, कोई भी कमेंट कर देंगे, लेकिन बोलते हैं 2 शब्द 3 शब्द बोलते हैं, क्योंकि वास्तव में वो फूल है, सुंदर लग रहा है। तो जो चीज सुंदर होती है लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। यही चीज होता है कि पहले यह था कि झरना पड़ा है, नदी पड़ी, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं, उसकी कोई तारीफ करने वाला नहीं, उसके बारे में कोई लिखना नहीं चाहता था। लेकिन जब सरस्वती जी ने ये गुण लोगों में प्रदान कर दिया, लोगों में उनका इंटरेस्ट आ गया इन सब चीजों के प्रति, तो आज हर चीज पे रचना होने लगी है। पहाड़ पे, झील पे, नदी पे, स्त्री पे, हर चीज पे रचना होने लगी है। एंड नेक्स्ट इंग्लिश पोएट्री 7 मार्क्स। The first chapter, The Fountain, it is written by James Russell Lowell. The Fountain. Fountain means फव्वारा। जैसा कि नाम से ही जब हम फव्वारा कहते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना सुंदर होगा देखने में, फव्वारा पानी फेंक रहा होगा, और वास्तव में होता कुछ नहीं है, वो ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर जाता है, लेकिन उसको देखो तो कितना सुंदर प्रतीत होता है। The fountain never take rest. It is always cheerful. यह हमेशा ही गतिशील अवस्था में होता है, ये कभी भी आराम नहीं करता। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इससे देख के लगता है कि इसमें कितनी ज्यादा एनर्जी है, जो ये अपना काम लगातार कर रहा है। तो इससे लोगों को कुछ सीखना चाहिए कि जिंदगी में आराम ही सब कुछ नहीं है। एक काम अगर आप आज कर रहे हैं, आज 2 घंटा पढ़ रहे हैं, तो कल 2 घंटा शायद आप ना पढ़ें। क्यों? क्योंकि आप शायद ना पढ़ना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे फव्वारा ये बताता है कि हमको किसी भी काम को लगातार करते रहना चाहिए, उसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। होता क्या, आप अगर आपने आज 10 मीनिंग याद कर ली है, 10 मीनिंग लर्न कर ली है, और अगर आप उसको कल नहीं छुएंगे, कल नहीं उसको पलट के देखेंगे, शायद आप भूल जाएं, 1 हफ्ते बाद देखेंगे तो 10 में से आपको ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 6 याद रहेगा। लेकिन उसको अगर 1 महीने बाद देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसमें से 2 याद रहेगा। यही होता है। लेकिन अगर उसको आप पर डे रिवाइज करेंगे तो वो सारे याद रहेंगे।
इसी काम की इसमें लगातार ये अपना काम लगातार करते रहना चाहिए। तो व्यक्ति को इससे यही सीख लेनी चाहिए कि अपने काम को कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए। एंड देयर इज अ सेकंड चैप्टर, द शाम ऑफ लाइफ, इट इज रिटन बाय S.W. लॉन्गफेलो। द शाम ऑफ लाइफ, जीवन का भजन। जीवन का भजन, जीवन का भजन से क्या तात्पर्य है आपका? जीवन का क्या भजन है कि राम राम कृष्णा कृष्णा? नो, जीवन के भजन से यहाँ ये राम राम कृष्णा कृष्णा तो है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन जो यहाँ पे बात कही गई है, ये कही गई है कि द गोल्ड एंड जो गोल्ड है, सोना है, चांदी है, इससे राष्ट्र का निर्माण नहीं होता, इससे राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। इससे सिर्फ लोग अपने यूज में लेंगे, आपने को धनवान समझेंगे, लेकिन राष्ट्र का निर्माण, द शाम ऑफ लाइफ, जीवन का भजन। तो इसमें यही कहा गया है कि जीवन में कार्य को करते रहना चाहिए, कभी भी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, अपना काम खुद से करना चाहिए। S.W. लॉन्गफेलो ने इसके लिखा। There is a third chapter, the village song. It is written by सरोजनी नायडू। Everyone knows her. आप इनको जानते होंगे। She is the first woman of India is governor. ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं सरोजनी नायडू जी। एंड इसमें इसको लिखा है ग्रामीण संगीत, गांव का गीत। And there is a fourth chapter, the nation builders. It is written by R.W. Emerson. R.W. Emerson. The nation builders. The nation builders मतलब राष्ट्र के निर्माण करने वाले, राष्ट्र को बनाने वाले। राष्ट्र को कौन बनाता है? हम, आप, कोई भी। जहाँ पे भारत में जितने लोग रह रहे हैं, थोड़ी बहुत सबकी सहभागिता होगी तभी एक राष्ट्र का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छे भी, कुछ बुरे भी, हर तरह के लोग पाए जाते हैं। तो राष्ट्र का निर्माण सोना चांदी से नहीं होता है, सोना चांदी से राष्ट्र का निर्माण हो जाए, व्यक्ति के अच्छे कर्तव्य से होता है। When a brave person working hard, जब एक बहादुर व्यक्ति काम कर रहा होता है, then a lazy people take rest, आराम कर रहे होते हैं। जो आलसी व्यक्ति होते हैं, जो करेजियस होते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं, और जो लेजी होते हैं वो आराम कर रहे होते हैं। तो क्या आराम करने से जिंदगी बीत जाएगी? आप लेटे हैं इस तरह, मान लीजिए आप कहीं गार्डन में गए हैं, लेटे हैं, आपका लेटने का मन कर रहा है, आप लेटे हैं बकायदे, और ऊपर जामुन का पेड़ है, वहां से एक जामुन गिरती है, तो अगर गिरती है तो अगर आप मुंह ऐसे करके कहेंगे तो डायरेक्ट आप मुंह में तो आएगी नहीं है। ऐसा कोइंसिडेंट हो जाए तो हो जाए, मेरे साथ तो देखिए भाई कभी ऐसा नहीं हुआ, आपके साथ हो जाए तो हो जाए, तो डायरेक्ट वो आपके मुंह में तो गिरेगी नहीं। अगर वो कहीं गिरेगी तो आपको उसको उठा के अपने मुंह में डालना है, कोई और नहीं आएगा ये काम करने के लिए। तो इसीलिए अपने काम स्वयं करने चाहिए, इतने आलसी नहीं होना चाहिए कि कोई चीज रखा है तो कोई आए हमारे मुंह में डाले तो हम खाएं, ऐसा होना चाहिए। इट इज अ वेरी बैड हैबिट। एंड नेक्स्ट सप्लीमेंट्री रीडर, द फर्स्ट चैप्टर, द इन्वेंटर हु कीप्ट हिज प्रॉमिस, एंड इट इज रिटन बाय थॉमस अल्वा एडिसन। The inventor who kept his promise, आविष्कारक जिसने अपने वचनों को पूरा किया। He is अमेरिकन, यह थॉमस अल्वा एडिसन कहाँ के थे? अमेरिका के रहने वाले थे। He invented इलेक्ट्रिक लाइट एंड ग्रामोफोन, इन्होंने ग्रामोफोन बनाया। आज हम आप जिस चीज के माध्यम से हम आप जुड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइट, इन्होंने लाइट का निर्माण किया। बहुत लोग इन पे हंस रहे थे कि 2 साल का समय मांग रहा है क्या? हम हो चाहे आप हो, कभी कभी कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करना होता है ना, अगर वो करता है ना, कोई कठिन काम अगर है तो हम आप हंसते हैं कि इतना कठिन काम ये कैसे कर लेगा। लेकिन
जो दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, जो ऐसे प्रकार के व्यक्ति होते हैं, दृढ़ निश्चय होता है उनके अंदर कि हमको करना है तो हमको करना है। जैसे आप अभी प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हमको हाई स्कूल में 80 के ऊपर मेरा मार्क्स होना चाहिए, तो आपका परसेंटेज 80 हो जाएगा। लेकिन आप मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप अगर मन से जीत गए तो आप वास्तव में इतने नंबर आप पा सकते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, इनके बारे में बताया गया है इस स्टोरी में। ये बचपन में इनके साथ बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। जैसे कि आपको भी पता है कि कोई महान व्यक्ति ऐसे नहीं बन जाता। हर किसी किस्मत नहीं होती कि अंबानी की तरह हो कि वो अंबानी घर में पैदा हो गए हैं भाई, अब किस्मत तो है ही। लेकिन काफी लोगों को अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए, जीवन में कुछ नाम कमाने के लिए बड़ा करना पड़ता है, और बड़ा करने के लिए घिसना पड़ता है, और घिसता वही है, खूब घिसो खूब घिसो, और घिसने के बाद जो आप चमक आएगी, वाह 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 क्या बात है, लोग उसकी इतनी तारीफ करेंगे क्या कहने। तो जैसे कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने बचपन में भी काफी संघर्ष किया था, और इन्होंने बचपन में चाय बेची, और इन्होंने अपना लगाया था, आविष्कार करते थे छोटा छोटा, आग लग गई थी स्टेशन में, काफी चीजें होती हैं इनके आगे, लेकिन एट लास्ट इन्होंने दिखा दिया सबको कि जो मैंने चाहा वो मैंने पाया। क्यों पाया? क्योंकि इसके पीछे ऐसे ही किस्मत नहीं थी। कोई आईएएस बन गया तो ऐसे नहीं बना, उसने रात दिन एक करके पढ़ाई की, मेहनत की, तब जाके कहीं सफलता मिली। क्योंकि 100 लोग होते हैं, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग, कितने ही लोग हो गए, लेकिन जो फर्स्ट पोजीशन आती है वो किसी एक की ही आती है। सबकी किस्मत में फर्स्ट पोजीशन नहीं आती। और किस्मत आप लेके चलिए, कोई नहीं कह रहा कि आप किस्मत लेके मत चलिए, लेकिन किस्मत के साथ साथ आप हार्ड वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ड वर्क जो है, सफलता जो मेहनत होती है वो सफलता की कुंजी होती है। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपको आएगा। किसी काम में, कोई गेम मैंने खुद देखा है, मेरा छोटा भाई है, वो उससे काफी छोटा था, वो लूडो नहीं बनता था उससे, कैरम बोर्ड नहीं बनता था उससे, लेकिन पढ़ाई में वो एवरेज था, हल्का फुल्का, कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आता भी था मान लीजिए, लेकिन लूडो नहीं आता था। अब खेलता था, वो खेलता था, लेकिन उसको लूडो नहीं आता था, कोई इसको खिलाता नहीं था। उसमें 4 प्लेयर होते हैं, आपको खुद पता है, इस लॉकडाउन में सब लूडो, कैरम बोर्ड, शतरंज यही तो खेला है, तो क्या एक्सपेक्ट करूं मैं कि आपको ना आता होगा? आपको तो पक्का आता होगा भाई। तो उसको नहीं आता था, तो उसको इतना इंटरेस्ट आ गया था इन सब चीजों में कि यार सब खेल रहे हैं पर मुझसे नहीं बन रहा है। वो पूरा दिमाग, जितना उसका कंसंट्रेट था, पूरा फोकस वो लगा दिया गेम पे, और 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद अच्छा खासा हमको हरा देता है, मेरे बड़े वाले भाई को हरा देता है, कहीं पीट पाट के सब बराबर। कैरम बोर्ड खेल लेगा, पहले नहीं बनता था, अब तो मार देगा गोटी सारी उसकी। तो यही होता है कि इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट खेल में था, उसको आने लगा। इसी तरह आप भी इंटरेस्ट अपना अच्छी चीजों में लगाइए, ताकि आपका जो भविष्य है वो ब्राइट रहे। क्योंकि ये सब डिपेंड इसी पे करता है, जितना अधिक आपको आता रहेगा फ्यूचर में आपको वही काम देगा। और ये क्लास 10th है, अब तक आप लोगों ने जितनी मस्ती की, क्योंकि बचपन तो देखिए इन्हीं सब चीजों से होता है। ज्यादा बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन में डिसाइड कर लेते हैं कि हमको क्या बनना है, हमको क्या करना है फ्यूचर में। हम तो सोचते हैं कि मेरे दीदी की लड़की है, उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या बनना है, लेकिन जब हम उतने बराबर थे तो मुझे नहीं पता था मुझे क्या बनना है, लेकिन उसको पता है, आज बहुत छोटी सी, लेकिन उसको पता है क्या बनना है मुझको। इसीलिए ये जो है बहुत बढ़िया स्टेज है, यहाँ से आपको बनने में और बिगड़ने में ना ज्यादा वक्त लगेगा ना ज्यादा देर। इसलिए आप कोशिश यही करिए कि बन जाइए, पर बिगड़िए मत। संगति ऐसे रखिए कि वो जो ज्ञान हो आप उनको दे सके, उनसे ले सके, और आपके पास जो ज्ञान हो उनको दे सके। यही सब चीजें बहुत मैटर करती है जिंदगी में, बहुत जरूरी है। तो क्लास 10th है, यहाँ सब कुछ डिसाइड होने वाला है। ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे
हर चीज डिसाइड होगा कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, क्या। अगर आप ये सब सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं तो आगे बीएससी अगर ले रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, बायो ये सब लेके पढ़ रहे हैं तो आप करेंगे बीएससी, ना कर रहे होंगे तो आर्ट साइड से बीए। तो यही सब चीजें हैं उसके, ये सब बहुत बेसिक है और इसमें परसेंटेज भी काफी जरूरी होता है कि आपका परसेंटेज कितना बन रहा है। तो यही सब है स्टोरी में, इनके बारे में कही गई है, थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। एंड इट विल बी डिस्कस्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड ग्रामर पोर्शन, ग्रामर पोर्शन में है हमारा पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस टाइप, यही सब चीज है यहाँ पे। ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन 15 मार्क्स का ये होगा हमारा। इंग्लिश ग्रामर 15 मार्क्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के प्रकार एंड द सेंटेंस टाइप सेकंड है। थर्ड द वर्ब, क्रिया, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, सकर्मक, अकर्मक, ये सब डिस्कस होगा इसमें। एंड फोर्थ प्राइमरी एक्सिलरीज, प्राइमरी एक्सिलरीज बी, हैव, डू। एंड नेक्स्ट मॉडल एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी हैज, हैव, वाज, वर, ये सब हम जब इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, जब ग्रामर पोर्शन सेक्शन भी कर उठाएंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, काफी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा ये सब चीज। ओके। एंड नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, यू नो वेरी वेल। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक, मैं खाता हूं, ये सकारात्मक, मैं खाना नहीं खाता हूं, नकारात्मक। इंट्रोगेटिव, आप सब इस चीज से वाकिफ होंगे, 6, 7, 8 में ही ये सब पढ़ा दिया जाता है। तो बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए, नहीं होगा तो हम हैं, बने रहिए मेरे साथ, हम आपको बताएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे राम ईट्स मैंगो, राम मैंगो इट मींस आम खाता है, राम आम खाता है। तो जब इसको क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तो क्या राम आम खाता है, तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टेंस, फॉर्म एंड यूज, फिर काल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 टेंस होते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके। एंड नेक्स्ट द पैसिव वॉइस, द पैसिव वॉइस, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव में क्या होता है कि हम सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, उस पे हमारा ज्यादा मॉडिफाई वो करता है, और जो पैसिव होता है उस पे ऑब्जेक्ट पे ज्यादा वो होता है। जैसे कि राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है। एंड या अगर आप दूसरा सेंटेंस लेना चाहें, मोहन ड्राइव्स अ कार, मोहन कार चलाता है। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अ कार इज ड्राइवन बाय मोहन, ये कार मोहन द्वारा चलाई जाती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस हो रहा है, ठीक है ना, तो पैसिव वॉइस में ये होता है। फिर नेक्स्ट है द पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाषण के प्रकार। उसके बाद है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, किसी बात को डायरेक्टली कह देना, डायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट किसी और इनडायरेक्ट तरीके से कहा जाए तो वो हमारा अप्रत्यक्ष तरीके से कहा जाए तो हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा। वर्ड फॉर्मेशन, एट लास्ट पंक्चुअल एंड स्पेलिंग, स्पेलिंग इधर होगी तो आपको बनाना है, इसमें खाली स्थान करके देता है ये। पंक्चुएशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 4 मार्क्स, जिसमें से आपको फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश हिंदी में दिया रहेगा और आपको इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर देना है, यही होगा, ठीक है। एंड फिर कंपोजिशन, अ लॉन्ग कंपोजिशन, कंट्रोल कंपोजिशन। उसके बाद है फोर्थ अ लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग 4 मार्क्स, ओके। लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग। एंड 5 comprehension, unseen passage
एंड 6 मार्क्स का ही होगा। एंड कंप्रीहेंशन में क्या होगा कि आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा और उसमें से आपको नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। अनसीन पैसेज में ये होता है। फिर अपेंडिक्स में है वन ऑफ्टन कंफ्यूज्ड सिनोनिम एंटोनिम्स, पर्यायवाची हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, क्राइज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स हो गया, ग्लोसरी ये आएगा। फिर प्रोजेक्ट वर्क एंड इंटरनेशनल अवेलेबल, ये जो है हमारा प्रोजेक्ट वर्क, ये जो 3 मार्क्स आप देख रहे हैं ये हमको हमारे स्कूल से मिलेगा। आप लोग इसको अपने कॉलेज में 100 नंबर के पूरा पेपर होता है इंग्लिश का आपका। ओके गाइस, 100 का होता है, जिसमें से 30 आपको अपने स्कूल से दिया जाएगा। ओके, और जो है 7 ये आपका जो यूपी बोर्ड का पेपर होगा, यहाँ से 30 आपके कॉलेज से, 70 यहाँ से। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये रहे कि आपको जाना है, लेकिन फिर भी 84 तक तो आप पा ही जाइए, कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से और दोनों 84, ताकि इतना आपका हो जाए। ये तो हम सोच के बता रहे हैं 84 ऐसे, क्योंकि जब आप पूरा सही करेंगे, सही रहेगा तो गलत तो होने के चांसेस है नहीं। और सही गलत ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब ज्यादा कोशिश ये रहे कि सही हो, ये गलत ना हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन जो क्वेश्चन होते हैं, इन सबको कोई काटता नहीं है। ये सब जो होते हैं ये सही है तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ये पूरा नंबर आपको मिलेगा। ओके, और जो चैप्टर होंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।